देखिए ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इस न्यूमेरिकल में हमने ये 3 चीज़ें सॉल्व कर ली। चौथा पॉइंट सॉल्व करना था, तो हमें क्या पता करना है, आई, जो कि टी का फंक्शन हो। तो मैंने इसके लिए फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया। फेज़र डायग्राम में जब मैं देख रहा हूँ एल और आर का सर्किट है, तो जो रेजिस्टेंस और आई होता है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल होगा और आई होगा, वो दोनों सेम लाइन में जाएंगे, सेम पोटेंशियल में होंगे, सेम फेज में होंगे। लेकिन जो इंडक्टेंस का पोटेंशियल होगा वो इससे 90 डिग्री आगे होता है। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो किसी एंगल पे जाता है, वो एंगल हमें फाई है। अब यहाँ पर अगर मुझे आई लिखना है, समझिएगा, मुझे आई लिखना है, तो मेरे पास कोई एक इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। तो वो इक्वेशन मेरे पास ये वाला गिवन है यहाँ पर इसका, और मुझे पता है कि ये आई इससे 5 डिग्री पीछे है, ये आई इससे 5 डिग्री पीछे है। तो मैंने इसका इक्वेशन लिख लिया, यही दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर -5 लगा दिया। अब मैं फाई पता करके क्या करूँगा, आंसर लिख दूंगा। फाई कैसे पता चलेगा, tan फाई से, tan फाई यहीं से लिखो। देखो ये कहो भाई V0 L है ना, तो क्या यहाँ I0 XL आता है, तो आप सीधे लिखो XL। और क्या यहाँ होता है, I0 R आता है, तो आप लिखो सीधे R। तो यहाँ XL की वैल्यू कितनी है भाई, XL 200 और R 200। फाई कितना आया 1, फाई 45 डिग्री, 200/200, tan फाई की वैल्यू 1, तो फाई कितना आया 45 डिग्री। 45 को आप कैसे लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो ना। तो मैं I लिख सकता हूँ 200 sin 100 πt माइनस π/4। ये होगा 4th आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए, अगला न्यूमेरिकल आपको करना है। बोर्ड पर देखिए हमारे सामने न्यूमेरिकल है जिसमें सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टेंस लगा हुआ है, दोनों के वैल्यू गिवन है। जो पावर सप्लाई हो रहा है पोटेंशियल इस सर्किट में, उसका वहाँ पर पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन से हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें ये नहीं पता चलता कि ये लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होता है, सर ये प्लस है तो लीड कर रहा होगा, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे होता है कि इसमें लगा क्या है। आप जानते हैं कि जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो पता चल पाता है कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। चलिए फटाफट जल्दी से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी आपको पता करना है XL, वो होता है ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से, चलिए मैं इसको इक्वेशन यहीं पर लिख करके ब्लू कलर से आपको V0 sin ओमेगा t। अब यहाँ पर देखिए करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 10 है और L की वैल्यू 0.4 है, तो ये आ गया 4 ओम। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, इम्पिडेंस Z। तो Z क्या होता है भाई, √XL² प्लस R²। √XL की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस R 3 का स्क्वायर, तो 9 + 16 25 क्या आएगा 5 ओम। ये भी आ गया हमारा। थर्ड है पीक करंट I0, ये तो सिंपल हो जाएगा V0/Z, और V0 कंपेयर करके निकालिए यहाँ से 20 आएगा, तो 20, और Z हमारे पास आ चुका है 4 एम्पियर। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड बात करते हैं, जब थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, हाँ फोर्थ, आई लिखना है हमें टी के फंक्शन से। तो देखो अब इसके लिए तुम वहाँ पर फेजर डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम बनाओ सीधे, वैल्यू छोड़ दो, भूल जाओ, इस पहले इसका डायग्राम बनाओ। इसमें क्या होता है कि जो V0 R होता है इधर होगा और उसी डायरेक्शन में I होगा, यानी I0 होगा। ठीक है, और फिर इससे I से ये लीड करता है V0 L, और दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ये दोनों का रिजल्टेंट वो आता है ये V0 का ही इक्वेशन आपको दिया हुआ है, यही तो है V0 का इक्वेशन। तो इस फेजर डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ना, इससे ये I0 लैग कर रहा है 5 डिग्री, I0 लैग कर रहा है 5 डिग्री। तो अगर मैं I लिखना चाहता हूँ तो पहले इसका इक्वेशन लिख दो, क्या है भाई, I0 sin 10t + 60, जो था वो तो लिख दिया मैंने। अब लैग कर रहा है कितना
5 डिग्री, -5 लिख दिया। वैल्यू रखिए आई नॉट की वैल्यू 4 sin 10t + 60 फाई की वैल्यू। चलिए फाई सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 10 फाई = XL/R। XL की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 3, तो 10 फाई 4/3। अब फाई की कौन सी वैल्यू जो होती है जो 4/3 आती है, उसको सीखने के लिए समझिए मैं आपको यहाँ पर एक बार सिखा दे रहा हूँ। 2 ट्रायंगल बनाइए, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए, नहीं ट्रायंगल बनाइए। एक ट्रायंगल में वैल्यू रखिए 37 डिग्री और एक ट्रायंगल में लिखिए 53 डिग्री। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, 37 और 53। अब आपको 3 साइड लेने हैं, 3, 4, 5। तो सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा? 5 होगा, तो यहाँ पर ये दोनों 5 हो गए। अब बाकी दोनों साइड में से एक 3 होगा, एक 4 होगा। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 37 छोटा है, 53 बड़ा है। छोटे के सामने छोटा, यानी इसके सामने 3, इसके सामने 4। तो तीनों साइड में कौन सा होना है? 3, 4, 5 होना चाहिए। 5, 3 हो गया तो 4 कर दो, 5, 4 हो गया 3 कर दो। फिर से बता रहा हूँ, 2 ट्रायंगल बनाइए, 37 डिग्री, 53 डिग्री। 3 साइड लिखना है आपको, 3, 4, 5। सबसे बड़े साइड को 5 कर दीजिए, बच्चे दोनों साइड नहीं पता कौन सा होगा। एंगल देखिए, एक छोटा एक बड़ा, साइड देखिए एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, बाकी जो बचा वो लिख दीजिए उसमें। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही आता है, सेम यही रहेंगे एकदम। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे 10 53 निकालिए। सुनो सुनो सुनो, 10 53 निकालो इसमें से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्या 10 53 4/3 है? इसका मतलब फाई होगा 53 डिग्री। यही दोनों वैल्यू पूछी जाती है। अगर 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कुछ पूछा तो यही दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फाई कितना आया भाई? 53। यहाँ लिख दूँ 53 कितना आएगा? 4 sin 10t + 7 डिग्री। आंसर आ गया एक, आई की वैल्यू। देखो यहीं से और सीख लो, भागो मत अभी। ये देखो VR और VT, ये जो VR होता है वो यहाँ होगा ना? अरे यहीं तो होगा VR, तो यहाँ होगा VR t का फंक्शन। क्या VR I के साथ सेम है या उससे आगे पीछे है? सेम है, तो जो I का इक्वेशन है वही इसका बनाओ। यहाँ हो जाएगा V0 R sin, फेस सेम रख दो बस, 10t + 7। लेकिन तुम्हें इसकी वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना। बताओ V0 R किसे लिखोगे? अरे V0 R का मतलब होगा I0 R। जब डेरिवेशन मैंने सिखाया तो बताया था I0 कितना है? I0 4 और R 3, 12। यहाँ लिख दो 12 sin 10t + 7 डिग्री। ये है VRT, यानी ये हमारा हो गया 5th। अब छठा देख लो ज़रा, छठा देख लो। VL लिखना है तो तुम लिखोगे VL। बताओ VL वाला ये होगा ना? बताओ ये करंट के साथ आगे है पीछे? आगे है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। करंट का इक्वेशन पता है ना? तो यहाँ लिखो 4 sin 10t + 7 + π/2, या 90 कर दो सीधे ना, तो उसको सही लिख पाओगे। अच्छा एक चीज़ और गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ होगा V0 L। L के लिख रहे हो ना, तो यहाँ लिखो V0 L कैसे निकालोगे? I0 XL। I0 कितना है? 4 और XL वो भी 4 है, 16। तो यहाँ आ जाएगा 16 sin 10t + 97 कर दो, आ गया आंसर। इसमें सब कुछ आ गया, इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ पूछ ही नहीं सकता आपसे, एक भी वैल्यू। समझ गए? कोई एक वैल्यू पूछेगा आपसे, 1 नंबर 2 नंबर पूछ लेगा, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता एग्ज़ाम में।
पॉज कर लो। तो नेक्स्ट पढ़ना है हमें, अब हमने एल और आर सर्किट पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं सर्किट एल सी सीरीज़, एल सी नहीं आर सी। ध्यान दीजिएगा भाई, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हमने बना दिया कैपेसिटेंस और साथ में लगा दिया यहाँ पर सप्लाई। ध्यान दो भाई सभी लोग, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। अगर इसमें यहाँ पर इसके एक्रॉस पोटेंशियल की बात की जाए तो वो होगा वी आर, ठीक है, और यहाँ एक इसके एक्रॉस होगा वो होगा वी सी। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें देखिए जो पोटेंशियल आप यहाँ सप्लाई करेंगे वो पोटेंशियल तो दोनों में सेम होगा नहीं। सेम क्या हो सकता है? करंट। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस मान लेंगे आई साइन ओमेगा टी, ताकि उससे हम देख सकें कि कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा। चलो फटाफट ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखो ये होगा हमारा, अगर वी आर नॉट तो करंट कहाँ होगा? इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में आई नॉट। अब कैपेसिटेंस याद रखिए, कैपेसिटेंस करंट से, या ऐसे कहो करंट कैपेसिटेंस से लीड करता है या लैग करता है? लैग करता है। मतलब करंट कैपेसिटेंस से पीछे रहता है, करंट कैपेसिटेंस से पीछे रहता है, यही है। तो या मैं कहूँ कि कैपेसिटेंस करंट से आगे रहता है, उल्टा कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो, हाँ लीड करता है। करंट कैपेसिटेंस से लीड करता है, यानी करंट कैपेसिटेंस से आगे रहता है, करंट कैपेसिटेंस से आगे रहता है। मैं कह रहा हूँ कैपेसिटेंस करंट से पीछे है, सही तो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कैपेसिटेंस को यहाँ बनाएंगे वी नॉट सी, कैपेसिटेंस करंट से पीछे है या करंट कैपेसिटेंस से आगे है, दोनों बात सेम है। दोनों का रिजल्टेंट वी नॉट, ये एंगल फाई। फटाफट इक्वेशन बना देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया। उसके बाद वी नॉट आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसी फेज में रहेगा। उसके बाद वी नॉट सी, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करंट से पीछे है, लिख दिया, ये करंट से पीछे लिख दिया। अब आपको क्या लिखना होता है? रिजल्टेंट लिखना होता है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? वी नॉट, वो होगा अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। मैं इसके आगे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? अंडर रूट आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर, सही है। आई नॉट एक्स स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे ना। यहाँ से हम अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आई नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आई नॉट है और ये है वी नॉट। यहाँ से वी नॉट आ जाता है आई नॉट जेड, आई नॉट जेड, वेयर जेड क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। क्या कहलाता है जेड? इम्पिडेंस। यूनिट क्या होगा? ओम होगा, यूनिट ओम होगा, सिंपल। यहाँ से अगर आपको tan फाई पता करना हो एंगल रिजल्टेंट से, अच्छा एक चीज़ देखो, जो आई है ना वो रिजल्टेंट से यहाँ लीड कर रहा, रिजल्टेंट से लीड कर रहा। पिछले वाले में क्या था? आई रिजल्टेंट से लैग करता था 5 डिग्री, यहाँ रिजल्टेंट से 5 डिग्री लीड कर रहा। दिख भी तो रहा है, जब रिजल्टेंट से लिखोगे ना, जब इक्वेशन न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें लीड करता हुआ दिखेगा। अच्छा चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तुम्हें आई का पता है ना, आई क्या कर रहा है? रिजल्टेंट से लीड कर रहा, यानी वी आई से लैग कर रहा। ध्यान दीजिए, आई वी से लीड कर रहा या वी आई से लैग कर रहा? वी आई से लैग कर रहा, वी आई से लैग कर रहा, कितना? 5 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से tan फाई क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर। एक चीज़ और,
एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है 1/ωc। क्लियर, समझ में आ गया होगा? नोट कर लो फटाक से जल्दी से, पॉज कर दो करिए। तो हमारे सामने देखिए ये आर और सी के सर्किट का एक इक्वेशन है, सर्किट गिवन है और इसमें जो पावर सप्लाई हो रहा है उसका पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले पूछा है एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी होता है 1/ωc। ओमेगा के वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 10⁴ और सी है 25 माइक्रोफेरेड यानी 25 × 10⁻⁻⁶। ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ऊपर जा कर के हो जाएगा 100, सिंपल 10⁻2 ऊपर 100 और नीचे 25, ये आ गया 4 ओम, पहला आंसर। सेकंड z √XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XC हमारे पास 4 स्क्वायर है, R स्क्वायर 3 स्क्वायर, 9 + 16 25 यानी 5। किसी का कैलकुलेशन इतना तेज़ नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि मेरे जैसा कैलकुलेशन आपका हो, आपका इससे भी तेज़ हो जाएगा प्रैक्टिस करने पर। नेक्स्ट I0 V0/Z। V0 की वैल्यू कंपेयर करेंगे 10 आएगा और Z आ चुका है 5 यानी 2 एम्पियर। फोर्थ IT, देखिए जो IT का इक्वेशन होगा वो I0 तो होगा ही होगा साइन। अब आपको चेक करना है कि वो फेज़र डायग्राम से, तो फेज़र डायग्राम चलो बना ही देते हैं। इसमें भी यहाँ पर होता है V0R और साथ ही साथ होता है I0R, लेकिन इसमें यहाँ होता है V0C और रिजल्टेंट आता है यहाँ पर V0। ये एंगल होता है फाई। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है ना, इससे I क्या कर रहा है, I लीड कर रहा, कितना डिग्री, 5 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो गिवन था 10⁴t + 30 + 5 पता कर लेते हैं। तो tan phi XC/R, XC की वैल्यू 4, R की वैल्यू 3 यानी 53 डिग्री। इसको ऐसे लिखेंगे phi = 53 डिग्री। अभी मैंने आपको ट्रायंगल सिखाया था, उसे कर लेंगे। तो यहाँ 53 आपको रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा IT I0 sin 10⁴t + 53 और 30 कितना हो जाएगा 83 डिग्री। फोर्थ का आंसर। फिफ्थ चेक कर लेते हैं। फिफ्थ क्या पूछ रहा है, VRT। तो VRT का फंक्शन यानी V0 साइन। अब देखिए जो रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल होता है वो करंट के साथ होता है, ना उसमें कहीं आगे ना कोई पीछे। तो जो करंट का था वही सेम बना दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10⁴t + 83, लेकिन V0 आपको लिखना ज़रूरी है। तो V0 यहाँ पता कर लेते हैं। V0 = V0R है ये। V0R = I0R। I0 की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3 यानी 6। ये आ गया 6 sin 10⁴t + 83। ये है VRT। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है VC। ध्यान दीजिए VC, तो VC तो V0 C होगा ही होगा, साइन होगा। अब आप इसको करंट से मिलाइए। V0 C करंट से कितना है भाई, 90 डिग्री पीछे है, यानी इक्वेशन करंट वाले ले लेना है। यानी 10⁴t + 83 - 90 कर दीजिए और V0 साइन की वैल्यू ले आइए। V0 C की वैल्यू हो जाएगा I0 XC, I0 2 और XC 4 यानी होगा 8। तो यहाँ आ जाएगा 8 sin 10⁴t - 7 डिग्री। ये आ गया VC। इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता बोर्ड में इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। चलिए स्टॉप कर दीजिए।